नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बादू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, श्री कर्णपुर गंगानगर। आप सब दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपन आज एक नए टॉपिक के साथ जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है उनके लिए NCERT बुक और जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान और स्टेट PCS और नेट सेट की तैयारी करें, उन सब विद्यार्थियों का इस ऑडियो वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अध्याय 1 के वीडियो को देख लिया होगा, आप सबने नोट्स बना लिए होंगे और अपना जो रजिस्टर और पेन लेकर एक बार फिर से अब आप तैयार हो गए होंगे। आज अपन अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें अपन क्या क्या करेंगे पहले इसको जान लेते हैं। अपन ने पिछले जो अध्याय 1 के अंदर शीत युद्ध का दौर में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं शीत युद्ध की कर ली थी। आज अपन करेंगे इस अध्याय में कि शीत युद्ध जो है उसमें 2 ध्रुव जो है वो अपन ने कर लिए थे, एक बार फिर से उनकी चर्चा भी आएगी। द्विध्रुवीयता क्या थी उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का प्रतीक जो कि बर्लिन की दीवार अपन ने अध्याय 1 में भी कर ली थी और एक बार फिर से इसमें भी थोड़ी चर्चा आएगी। सोवियत प्रणाली क्या है, ये यहीं से इस अध्याय में ये शुरू होता है कि सोवियत प्रणाली है क्या, उसका अर्थ, विशेषताएं और कमियों पर अपन चर्चा करेंगे इस अध्याय में। गोर्बाचोव सोवियत संघ के जो नेता थे, कम्युनिस्ट नेता, वे यूएसएसआर के विघटन में उनका जो है किस प्रकार उनको जिम्मेदार मान सकते हैं, इनके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर जो इस अध्याय 2 की जो वीडियो है ये 3 पार्ट में वीडियो बनेगी। उसमें इस वीडियो के साथ साथ अपन पार्ट 2 और 3 में जो पूरा ये कंप्लीट अध्याय होगा तब तक अपन इन टॉपिक की भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे, परिणाम क्या रहे, शॉक थेरेपी घटना जो कि बड़ी महत्वपूर्ण थी सोवियत संघ के विघटन में, वो क्या थी घटना, उसके क्या परिणाम थे। पूर्व सोवियत संघ साम्यवादी जो देश थे उनका पूर्व साम्यवादी यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश थे उनका भारत के साथ किस प्रकार का संबंध था, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है स्टेट PCS के लिए और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और यूएसएसआर के सोवियत संघ के प्रमुख नेता कौन कौन से थे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे अपन कि कौन कौन से प्रश्न है, उनकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार की जाए, उनको लिखा किस प्रकार जाए, बड़े प्रश्नों का एनालिसिस भी अपन करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है अपन स्टार्ट करेंगे कि द्विध्रुवीयता है क्या। ये तो अपन ने चर्चा वैसे फर्स्ट वीडियो में की थी, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अपन ने मालूम किया वीडियो फर्स्ट के अंदर कि यूएसए जो था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए और सोवियत संघ जो थे दोनों एक ही ग्रुप के थे और दोनों विजेता बनकर उभरे। तो दोनों की एक स्पष्ट विचारधारा थी। यूएसए की थी पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ की थी साम्यवादी विचारधारा। तो यूएसए जो था उसकी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, इसको अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। वैसे ये डायरेक्ट विचारधारा सब जो लेसन है आपके कक्षा 12 में नहीं है, लेकिन इसको आप अलग बॉक्स में भी जो है वो लिख सकते हैं, अलग बॉक्स बनाकर कि विचारधारा है क्या। तो एक तरफ क्या थी, पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी तरफ थी साम्यवादी विचारधारा। अब इनको अपन जान लेते हैं। अब वास्तव में तो हुआ क्या कि जो पूंजीवादी विचारधारा थी इसके विरुद्ध ही ये साम्यवादी विचारधारा अस्तित्व में आई कि इसके कुछ दुष्परिणाम ऐसे हुए कि जिसके कारण साम्यवादी जो विचारधारा थी, साम्य का मतलब बराबरी है। एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि साम्य का मतलब बराबरी है, यानी इस विचारधारा का मतलब समानता स्थापित करने से, समाजवाद स्थापित करने से होगा। साम्य शब्द आते ही इसका मतलब किसी बराबरी की स्थापित करने से संबंधित विचारधारा है। तो पूंजीवादी जो विचारधारा थी कि अपने कक्षा 11 के अध्याय में उदारवाद पढ़ा होगा। एक्चुअल में उदारवाद का मतलब यही था कि स्वतंत्रता। तो इसकी कुछ विचारधारा जो थी, विचारधारा शब्द का मतलब भी अपने वीडियो फर्स्ट में देखा था कि एक विचारों का समूह होता है जिसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर एक स्पष्ट क्या होता है, विचार होता है, वो विचारधारा होती है। तो पूंजीवादी विचारधारा जो है इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों के ऊपर स्पष्ट क्या विचार थे। एक तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस पर बल देता था कि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकता है, राज्य सरकार उसके काम में हस्तक्षेप ना करे। उसकी दूसरी इसकी क्या विशेषता थी, उत्पादन के साधनों पर निजी
या अपन प्राइवेट कह सकते हैं, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी प्राइवेट समझ रहे होंगे, निजी समझ रहे होंगे, जो अधिकार है, यानी हर व्यक्ति को अगर वो अपनी योग्यता रखता है तो उसको कितना भी संसाधन जो है वो अपने बना सकता है अपनी मेहनत के बल पर। छूट है खुली, निजी संपत्ति की छूट, संपत्ति की खुली छूट है। फिर ये विचारधारा और क्या कहती है, ये लोकतंत्र में विश्वास करती है। किसमें विश्वास करती है? लोकतंत्र में। और इसमें आलोचना का अधिकार भी होता है। तो ये पूंजीवादी विचारधारा थी जो विचारों का समुच्चय था, जिसका प्रतिनिधि कौन था? अमेरिका भी था और उसके समर्थक फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश भी ये इसके समर्थक थे। तो ये विचारधारा इन विषयों के ऊपर विचार रखती थी, विश्वास रखती थी। अब क्या हुआ, इसकी कुछ कमियां थी, जैसे निजी संपत्ति की खुली छूट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो इनको क्या है कि योग्यता के ऊपर बल है, कि योग्यता के ऊपर बल का मतलब होता है बच्चों की हर जो योग्य होगा उसको खुली छूट है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो जितनी योग्यता से जितना आगे बढ़ सकता है। तो इनकी इस निजी संपत्ति यानी हर व्यक्ति को खुली संपत्ति रखने की छूट, कोई सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इनका कुछ दुष्परिणाम क्या हुआ कि समाज में दो वर्ग बन गए। समाज में कितने वर्ग बन गए? एक अमीर और एक गरीब, यानी अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। अब समस्या क्या हुई कि जो अमीर वर्ग, तो इसने तो खुली छूट दे रखी थी, उसका परिणाम था कि जो योग्य थे वो आगे बढ़ गए और जो किसी कारण से जिनको परिस्थितियों में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला वो गरीब रह गई। तो जो गरीब व्यक्ति थे इनकी संख्या ज्यादा थी। तो इस साम्यवादी विचारधारा ने क्या किया, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं कार्ल मार्क्स। तो उनका विचार क्या था, उन्होंने एक नारा भी दिया कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ। ये पूंजीवादी जो विचारधारा है ये आपके पसीने पर खड़ी हुई है, ये इमारतें, ये संपत्ति सारी की सारी मजदूरों को या दुनिया के गरीब पिछड़े हुए लोगों को एक करने का उन्होंने नारा दिया। तो ये साम्यवादी विचारधारा जो है वो कार्ल मार्क्स से ही प्रेरित है, कार्ल मार्क्स की ही विचारधारा है। तो इसने क्या किया, ये जो विचारधारा थी, इस पूंजीवादी विचारधारा के कारण समाज में जब दो वर्ग बन गए तो इन्हीं दो वर्गों को हमें इस वर्ग की, गरीब वर्ग की आवाज उठाने के लिए इस साम्यवादी विचारधारा जो है अस्तित्व में आई। साम्य यानी ये जो पूंजीवाद के कारण अमीर गरीब की खाई थी ये अलग अलग हो गए थे, खाई बढ़ गई थी, तो इसको बराबरी, साम्य यानी बराबरी पर लाने के लिए ये विचारधारा अस्तित्व में आई। अब इसके उलट बिल्कुल इसकी विचारधारा थी। इसमें क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, इसमें व्यक्तिगत समानता, इसने समानता पर बल दिया कि व्यक्तिगत समानता होनी, स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत समानता बड़ी जरूरी है। हर व्यक्ति जो है वो समान होना चाहिए। अमीर अमीर जो है वो इसलिए है क्योंकि मजदूर ने मेहनत की है। फिर इसने क्या कहा, उत्पादन के साधनों पर निजी या हर व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिकार कर सकता है। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति का समान अधिकार है, हर व्यक्ति का समान अधिकार है, ठीक है, क्योंकि इसने पहले से साम्य की बात की है। इसने क्या कहा, साम्यवादी विचारधारा है, और इसकी क्या विशेषता थी, इसने कहा निजी संपत्ति नहीं होती भाई, संपत्ति कभी किसी की व्यक्तिगत नहीं होती। इन्होंने कहा वो तो सार्वजनिक होती है, देश की होती है संपत्ति तो, ठीक है, और वहां के रहने वाले हर लोगों का उस पर बराबर हक होता है। इसने एक अच्छी इसकी बात क्या थी पूंजीवादी विचारधारा, इसने लोकतंत्र यानी आम जनता के शासन में विश्वास रखता था। लेकिन साम्यवादी विचारधारा जो थी वो लोकतंत्र में विश्वास उनका नहीं था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन है, उनकी पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी एक ही राजनीतिक पार्टी का ही वो शासन स्थापित करने में विश्वास रखते थे। इसमें एक क्या था, आलोचना का अधिकार था, तो इसमें आलोचना का अधिकार नहीं था, यानी साम्यवादी जो पार्टी थी उसके निर्णयों को सभी को मानना अनिवार्य था। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो पूंजीवादी विचारधाराओं के कारण समाज में जब दो वर्ग बने तो उन्हीं एक वर्ग की आवाज उठाने के लिए विचारधारा अस्तित्व में आई। और यही साम्यवादी जो विचारधारा थी ये यूएसए और यूएसएसआर में विचारधारा की यही लड़ाई थी कि किस प्रकार जो है ये साम्यवादी जो चाहते थे, यूएसआर चाहता था कि मेरी विचारधारा जो है पूरी दुनिया के अंदर स्थापित होनी चाहिए, और अमेरिका चाहता था कि मेरी विचारधारा दुनिया में स्थापित होनी चाहिए, यानी जिसका वर्चस्व बढ़ेगा वही तो दुनिया पर राज करेगा। इसलिए ये वर्चस्व की लड़ाई थी, एक विचारधारा की लड़ाई भी थी। अपने अध्याय 1 में कर लिया था, क्योंकि ये दोनों शब्द बार बार आएंगे, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। ये अपने एक आप डायरेक्ट आपके नहीं है, लेकिन क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे इसलिए आपके रजिस्टर के अंदर एक बॉक्स के अंदर इसको लिखा हुआ होना चाहिए।
चलिए, अब अपन क्या करते हैं, द्विध्रुवीयता जो है सोवियत संघ और ये कर लिया अपन को कि दो ध्रुव कौन से, तो यूएसए अमेरिका और यूएसए के समर्थक साम्यवादी विचारधारा। दो ध्रुव मालूम चल गया अपने को। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार, इसको अपन ने कर लिया था। वैसे 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार जो है वो बन गई थी। पूर्वी जर्मनी की सरकार ने अपने वीडियो अध्याय फर्स्ट में अपन ने किया था और 1989 के अंदर इसको गिरा दिया गया, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक बन गई थी, क्योंकि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नेतृत्व में, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो ये बर्लिन की दीवार दोनों देशों के बीच में बना दी गई पूर्वी जर्मनी की सरकार द्वारा, क्योंकि पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी की तरफ जा रहे थे। जब इसको 1989 में तोड़ा गया, उसके बाद क्या हुआ कि 90 के अंदर जर्मनी का एकीकरण भी हो गया, दोनों मिल गए। इसका मतलब सोवियत संघ जो था उसका स्ट्रक्चर कमजोर लगातार हो रहा था। फिर अपना एक महत्वपूर्ण जो करेंगे अपन, सोवियत प्रणाली क्या है। ये सोवियत प्रणाली क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको अपन एक एक डिटेल में जानते हैं। सोवियत प्रणाली क्या है, इसको बड़े ध्यान से आपको नोट्स भी बनाना है और लिखना भी है। सोवियत प्रणाली क्या हुआ कि सोवियत संघ के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये साम्यवादी विचारधारा थी, ये सोवियत संघ में प्रवेश कब किया, मतलब इसमें यूएसआर में इसने प्रवेश कब किया, ये कब बना ये संघ, तो इसका भी अपना एक इतिहास है। यहाँ पर 1917 से पूर्व, कब 1917 से पूर्व जो था राजतंत्र था। अब उस राजतंत्र के खिलाफ क्या हुआ, राजतंत्र जो राजाओं का शासन था, अब राजतंत्र के अंदर क्या था, सोवियत संघ के अंदर 1917 में राजतंत्र के खिलाफ वहां पर क्या हुई, क्रांति हुई सोवियत संघ के अंदर। और वो जो क्रांति थी वो क्यों हुई, क्योंकि समाज में यहाँ भी दो ही वर्ग थे। दो ही वर्ग क्या थे, कौन से वर्ग थे, एक तो ऐसा वर्ग जो राजा का समर्थक वर्ग था, बड़ा छोटा सा वर्ग था। एक आम जनता जो थी उस पर जो था अत्याचार हो रहा था, वो गरीबी से त्रस्त थी। तो उस गरीबी से त्रस्त जनता के लिए एक नेता बनकर उभरे देश के लेनिन, कौन, लेनिन, उनके नेतृत्व में इस विचारधारा से जो था साम्यवादी विचारधारा से, कौन सी विचारधारा से, इसी साम्यवादी विचारधारा से सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ, 1917 के अंदर क्रांति हुई। तो उसने राजतंत्र को हटाकर वहां पर क्या स्थापित कर दिया, साम्यवादी विचारधारा की सरकार वहां पर सोवियत संघ में स्थापित कर दी। अब ये सोवियत प्रणाली ही उसका क्या नाम था। रूस के अंदर क्या हुई, 1917 में समाजवादी एक क्रांति हुई। उसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य की क्या हुआ, निर्माण हुआ वहां पर। 1917 की क्रांति हुई, उसके बाद सरकार का स्थापना हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, ये गणराज्य जब बना 1917 राजतंत्र को हटाकर, इसका उद्देश्य था समाज में एक समतामूलक समाज, समतामूलक यानी बराबरी का समाज स्थापित करना, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं हो, व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं हो। इस समाज में पूंजीवाद और निजी संपत्ति का अंत होगा। असमानता की बुनियाद पर नवीन समाज की रचना करेंगे, क्योंकि सोवियत प्रणाली ऐसी प्रणाली स्थापित कर दी, क्योंकि पहले राजतंत्र था, प्रणाली का मतलब यहाँ शासन है, राजतंत्र राजाओं का शासन था। अब उसको हटा के एक नया समाज बनाने की कल्पना की गई। इसमें पूंजीवाद, निजी संपत्ति यानी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, सारी संपत्ति पर पूरे राज्य के लोगों का अधिकार होगा। ऐसा नवीन समाज रचना करना इसका उद्देश्य था। और इसी प्रणाली को क्या कहा गया, इसी प्रणाली को सोवियत प्रणाली कहा गया। यह समाजवादी सोवियत गणराज्य 15 गणराज्यों से मिलकर बना। जैसे 15 अपने भारत में भी राज्य है ना, उसी प्रकार वो 15 गणराज्य थे, वो सब मिलकर क्या कहलाते थे, समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं कर लेते हैं अपन। इसकी विशेषताएं क्या थी, 15 गणराज्यों में जो 15 छोटे छोटे गणराज्य थे, उनमें रूस सबसे बड़ा था और रूस ही इनका सबसे बड़ा नेता था, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या था कि उसका प्रतिनिधि बना। फिर इसकी और क्या विशेषता थी, समाजवाद व समतामूलक, समाजवाद व समतामूलक समाज। समाजवाद का मतलब, समाजवाद शब्द बच्चों आपके सामने जब भी आए, इसका मतलब ये है कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी राज्य के संसाधनों का उचित लाभ पहुंचे और उसको भी जीवन में तरक्की का अवसर मिले। ये साधारण सा अर्थ है समाजवाद का। समतामूलक यानी बराबरी का समाज स्थापित करने का प्रयास करेगी ये सोवियत प्रणाली। ये इसने अपनी जो विशेषताएं बताई। कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि अपन ने पहले ही कर लिया था कि साम्यवादी विचारधारा, इस साम्यवादी विचारधारा जो है, इसी विचारधारा को फॉलो करने वाली इनकी जो राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करेगी, सोवियत प्रणाली की धुरी थी, यानी यही इस राजनीतिक व्यवस्था को चलाएगी कम्युनिस्ट पार्टी।
अन्य पार्टियों हेतु उसमें स्थान नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध होगी और राज्य नियंत्रित होगी। अब इसके अंदर अपने को पूंजीवादी विचारधारा देखना आप, सोवियत प्रणाली और पूंजीवादी में यहाँ क्या फर्क है कि अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पर खुली है, कोई भी व्यापार करेगा जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अंदर, सोवियत प्रणाली के अंदर क्या कर दिया, इसमें राज्य का नियंत्रण नहीं था अर्थव्यवस्था के ऊपर। यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध होगी, पूरी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी उसकी योजना बनाएगी एक निश्चित समय के लिए और राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। यहाँ पर खुली है पूंजीवाद के अंदर और यहाँ पर क्या होगी, राज्य नियंत्रित होगी, यानी राज्य का नियंत्रण कौन कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। सरकार ने नागरिकों हेतु न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध करवाया, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक कल्याणकारी कार्य, यानी सरकार ने किया कि ये काम हम जनता के लिए, आम जनता के लिए करेंगे, क्योंकि इसी से तो त्रस्त थी जनता, इसीलिए तो साम्यवादी वहां पर वो क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति 1917 के अंदर। फिर 1980 के वर्षों के अंदर ये सोवियत जो प्रणाली थी 1980 के वर्षों तक आते आते सोवियत प्रणाली लड़खड़ाने लगी। क्यों लड़खड़ाने लगी, क्योंकि आपको मालूम होगा बच्चों कि 1945 से लेके दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार सोवियत संघ जो था वो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ उनके दो ध्रुव बने हुए थे और इनके हथियारों की दोनों में होड़ थी। तो अमेरिका जो था उसके पास लगातार अपने प्राकृतिक संसाधन भी थे, तकनीक भी थी, लेकिन सोवियत संघ जो था उसकी लगातार बराबरी करने का प्रयास करता रहा, लेकिन उस बराबरी करने के प्रयास में उसके पास संसाधन उतने नहीं थे, इसलिए वो बराबरी का नाटक करता रहा, बराबरी में अपने संसाधन खोता रहा और धीरे धीरे 80 तक आते आते ये सोवियत प्रणाली जो है वो लड़खड़ाने लगी। फिर इसके अंदर जो आता है सोवियत प्रणाली के दोष क्या क्या थे, सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे, इसकी कमियां क्या थी सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली साम्यवादी जो शासन है, समाजवादी क्रांति सोवियत रूस के अंदर होने के बाद, सोवियत प्रणाली प्रकृति में बहुत नौकरशाही व सत्तावादी थी। नौकरशाही ने अधिकारियों के भरोसे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भरोसे ये शासन चलता था, आम जनता की भागीदारी इसमें नगण्य थी। सत्तावादी कैसे थी ये, शासन में सत्ता को बनाए रखना ही इनका उद्देश्य था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन होना चाहिए, बाकी पार्टियों के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं था। जनता की शासन में भागीदारी न होना, बोलने की आजादी न होना, ये इसकी कमियां थी। जनता की भागीदारी बड़ी कम थी नहीं, न के बराबर, बोलने की आजादी लोगों को नहीं थी, इससे लोग धीरे धीरे नाराज हो गए। अब लोग नाराज तो थे, ऐसा नहीं है कि 1917 के बाद बीच में नाराज नहीं थे, लेकिन जब ये बिल्कुल कमजोर हुई 80 के आसपास आते ही, तब लोगों को और ज्यादा मौका मिल गया। फिर रही सही कसर जो है वो गोरबाचोव ने 1985 में पूरी कर दी थी, क्योंकि उसने जनता को बोलने का अधिकार दे दिया। अधिकार देते ही क्या हुआ, इसकी तहस नहस होने की प्रक्रिया शुरू होगी। हथियारों की होड़ किसके साथ थी, अमेरिका के साथ थी। अब शीत युद्ध के कारण आर्थिक तंगी आ गई, जिसके बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति, वहां के बाजार जो थे वो सूने पड़ गए, बाजारों के अंदर अर्थतंत्र बिल्कुल फेल हो गया। इन्हीं कमियों के कारण सोवियत प्रणाली धीरे धीरे क्या हो गई, विघटित हो गई। ये थी बच्चों सोवियत प्रणाली, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या किया कि रूस में जो क्रांति हुई उसके बाद वहां पर सोवियत प्रणाली स्थापित हुई। किस विचारधारा की, साम्यवादी विचारधारा की। तो आज के इस वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर अपन इतना ही टॉपिक करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर अपने को कुछ और नई चीजें करनी है। सोवियत प्रणाली तक अपन ने आज समझ लिया, फिर अपन करेंगे कि इस विघटन इसका कैसा हुआ, गोरबाचोव की क्या क्या जो है वो नीतियां थी, शेष जितने भी टॉपिक अपन ने पूर्व में चर्चा कर ली वीडियो की शुरुआत में, वो सब टॉपिक जो है अपन आगे आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए और तीनों वीडियो इसको क्रमानुसार देखते रहिए और चैनल पर लगातार बने रहिए। अन्य बच्चों को भी इसको आपको ठीक लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सब बच्चों को इसका अधिकतम लाभ हो सके। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।